this is the chapter Love Defiled. Here, this is a story which is belong to the real story, and this story is tells that it is the such type of story which indicate the love and affair of your life, and sometimes you feel that in your life also somebody come in your life and he change your life totally. You are doing cheating in his love, but after sometimes you realize that you are a cheater, you behave like deceive like that, and after that you feel sorrow for that. ये जो चैप्टर हमारा लव डिफाइल, इसका नाम अर्थ होता है, लव का मतलब प्यार होता है और डिफाइल्ड का मतलब होता है अशुद्ध या फिर कलंकित। तो सबसे पहला वर्ड लिख लीजिए डिफाइल्ड का, DEFIELD, डिफाइल्ड, डिफाइल्ड है। और ये स्टोरी जो है आप बीती कहा जाता है। आप बीती मतलब जो आप पे बीती है उसको आप बीती कहते हैं। जब समय चलते रहता है तो उस समय तो लोग आप बीती नहीं बताते हैं, लेकिन काफ़ी दिन जब बीत जाते हैं उस चीज़ को बताने फिर हर्ज नहीं होता है। यहाँ पे राइटर जो है गिरधर झा जो हैं ये कहानी लिखे हैं, और ये कहानी जो है उनका अपना जीवन में बीता हुआ है। जैसे ही लव बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, तो इसका लोग अपने अपने संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकालते हैं कि प्यार का मतलब जो है सीधे हम फिल्म पे चले जाते हैं। लास्ट बेंच, भावना बात मत करिए। फिल्म पे चले जाते हैं जो हमारा आज का जो है चलचित्र दिखाता है। फिल्म, एक लड़का है लड़की है, प्यार किया और फिर झगड़ा हो गया, कोई विलन आ गया या माता पिता विलन बन गए, फिर है सो विलन खूब पिटाई खाया हीरो, फिर हीरोइन उसको मनाने आई और फिर है सो कहानी ख़त्म। या फिर DDLG है तो जा सिमरन जा, जिंदगी जीने के लिए है। पता नहीं निरर्थक चीज़ क्या सब फिल्म में दिखाया जाता है, जिसका कोई भी वास्तविक जीवन से ऐसा कोई लेना देना नहीं। ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बेटी को कहेगा जा सिमरन तुम जिंदगी जी लो, ऐसा कोई नहीं कहेगा, गलत वो दिखाता है। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक हीरो आया और सबको मार पीट करके हीरोइन को भगा ले गए, ये हो ही नहीं सकता है। आप कितने बड़े सूरमा क्यों न हो, 10 आदमी अगर आके आपको फट्टा से पीटने लगेगा 20 से रखते, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही रियलिटी है। या किसी हीरोइन को वहाँ दिखा रहा है कि वो परिवार से लड़ झगड़ कर एकदम भाग तक गई है, लड़ झगड़ करके एकदम बन गई है हीरोइन बम्बई जा करके। ऐसा भी नहीं होता है। आप परिवार में लड़ झगड़ करके भागने की बात किया, थोड़ा सा कुछ मुंह उठा के देखिए या कुछ ऊंचा जमाने बोलिए, इतना धुलाई होगा कि अगला दिन से आप मुड़ी झुका के 4 दिन तक रहेंगे। तो फिल्म में जो दिखाता है उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। तो फिर है क्या? ये वही है जो यहाँ पे गिरधर झा जो है प्यार के बारे में बता रहे हैं। प्यार अपने आप में जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो हम अपने आप को महसूस करते हैं हर एक चीज़ के लिए, चाहे माता पिता के लिए हो, भाई बहन के लिए हो, दोस्त के लिए हो, अपनी बहन के लिए है जो रक्षा बनाने वाला भी है, जो प्यार का ही प्रतीक है हमारे परिवार में। और हमारे समाज में जो है जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं वहाँ में सभी हमारे भाई बहन ही होते हैं, क्योंकि उसके बाबा परबाबा जो हैं सब एक ही थे, बाद में अलग अलग होते थे, परिवार बड़ा होता गया। तो हमारे समाज में इसको भी गलत माना जाता है अगर किसी का किसी से अफेयर है उसके समाज में आसपास में, क्योंकि वो हमारा भाई बहन है, खून का रिश्ता है। मुस्लिम में फिर अलग बात हो जाती है, वहाँ पे अफेयर चल सकता है क्योंकि उसमें अपना जो दूध जो पीता है वही बहन भाई हुआ, बाकी सब किसी से भी शादी हो सकता है, तो उसका अलग बात है। लेकिन हमारा जो बात है हमारे समाज का, इसमें ऐसा है, उस नज़रिए से भी ये गलत है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा विवाह होता है, मैरिज होता है, वो हेवन में बनाया जाता है, स्वर्ग से बनाई गई जोड़ी होती है। और ऐसा है इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, लड़की वाली जब शादी ठीक करते हैं उसके माता पिता परेशान रहते हैं, और शादी के लिए जब जाते हैं तो वो चाहते हैं किसी लड़के से शादी हो जाए, लेकिन उससे नहीं होता है।
सोचते कुछ और है, कहीं और शादी हो जाता है, या लड़के वाले भी कुछ सोचते हैं और कुछ और से शादी हो जाती है। आपको लगता है कि हम शादी ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप शादी ठीक नहीं कर रहे हो। अपने आप पहले से वो तय रहता है और अपने आप वो हो जाता है, तो ये हेवन में जोड़ी बना रहता है। दूसरी बात, अब यहाँ प्रश्न उठता है, तो क्या प्यार नहीं करना चाहिए? क्या प्यार गलत है क्या? अब यहाँ पे हम एक और प्रश्न पूछेंगे जिससे आपको स्पष्ट होगा कि प्यार करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब मान लीजिए दो आदमी झगड़ा कर रहा है, दो परिवार झगड़ा कर रहा है, या दो गांव झगड़ा कर रहा है, या दो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, लड़का लड़की या जो भी कुछ भी। तो जो लोग जब झगड़ा करते हैं तो फिर उसकी शिकायत कोई खास नहीं करते हैं। समाज हमारा शिकायत नहीं करता। अगर खूब लड़ झगड़ लीजिए, पूरा मुंह तू फोड़ दीजिए, मर्डर कर दीजिए, तो आपको पुलिस ले जाएगी। मतलब झगड़ा लड़ाई के लिए आपको कोई ज्यादा नहीं है। समाज हमको नहीं ज्यादा ये कहता है कि आप झगड़ा क्यों किए, झगड़ा कर दिए तो आपको बहुत बड़ा अनर्थ कर दिए, इसको है सो आज घर में ही आज से बांध लेंगे, इसका स्कूल जाना बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम प्यार करते हैं, प्यार में आते हैं, तो फिर बहुत बड़ी बंदिशें लग जाती है कि नहीं, ये तो गलत कर रहा है, इसको स्कूल पढ़ना छोड़ाना पड़ेगा, ये बिगड़ गई है या बिगड़ गया है। बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। और तो हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं समाज से, क्या अगर दो आदमी झगड़ा कर रहा है या युद्ध कर रहा है तो समाज कुछ नहीं कहता है, लेकिन दो आदमी जब प्यार करता है तो सबसे पहले रोड़ा बनकर अटक जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समाज को लगता है कि हमने जो एक नियम बनाया था, एक रूल रेगुलेशन बनाया था, इस रूल रेगुलेशन को वो नहीं मान रहा है, और अपने आप से जो नियम बनाया हुआ है समाज में, इसको तोड़ करके समाज के सामने एक चैलेंज प्रदान करता है, एक शर्त देता है। और इसको सब समाज देखता है कि नहीं, ये अपने मन से कैसे फैसला ले सकता है। तभी से समाज जो है उस व्यक्ति का, उस जोड़ी का है सो दुश्मन बन जाता है। यही आपका वास्तविक सच्चाई है। और समाज में यह भी गारंटी रहती है कि जब शादी होता है तो उसको बुलाया जाता है। और बहुत सारा समाज को क्या चाहिए, शादी जब होता है समाज को चाहिए जो खूब अच्छा खाना चाहिए। लड़की को क्या चाहिए? लड़की को चाहिए एक सुंदर सी लड़की, पवित्र या पढ़ी लिखी हो ऐसा। लड़की वाले को क्या चाहिए? लड़की वाले को चाहिए कि पढ़ा लिखा कमाने वाला लड़का। यही तीन थ्योरी पे काम करता है विवाह वाला संबंध हमारे समाज में। अब समाज को क्या होता है, मिठाई वगैरह नहीं मिल पाता, उसको कोई पूछता नहीं है। लव मैरिज केस में अपने आप कोर्ट में कर लिया, वो उसी समाज जो है इस बात से भी गुस्सा में रहते कि हमारा मिठाई कहाँ चला गया। खाते हैं, उनको बुलाया जाता, इसलिए वो अटैक करता है। पहला बात, माता पिता इसलिए गुस्से में रहते हैं कि हमारा बात माना नहीं, हम ठीक करते, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर, इसको बाजार में भाव तौल मोल भाव करते, 5 लाख तो 10 लाख 15 लाख से कम नहीं लेंगे। मुझ परताव देते, 10 आदमी आता, मेरे लड़की वाले ये अपना शान दिखाते, वो उससे छीन लिया जाता है। माँ सिलेक्शन करती, फोटो सेलेक्ट करके इसमें से किसको चुना जाए लड़की को, वो उससे शौक छीन लिया जाता है। और दूसरी तरफ जो है आपका और भी लोग जो है सो हड़बड़ाने लगते हैं। पुलिस भी बेचारे परेशान हो जाते कि कौन ये माथापच्ची करेगा। तो एक तरह से सब लोग दुश्मन बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो लव डिफाइल जो चैप्टर है गिरधर झा का है, इनके बारे में पहले जानते हैं कि राइटर जो है, लेखक जो हैं, ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार, लिख लीजिए जर्नलिस्ट का, JOURNALIST, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। पत्रकार हैं, पत्रकार बोलते हैं जो पत्रकारिता करते हैं। न्यूज हुआ, लिखना, रिपोर्ट करना, लिखना है बेंच नंबर 4, न्यूज लिखना, समाचार लिखना, या टीवी पर बोलते रहता है कोई समाचार को, ये सब पत्रकारिता में आता है। ठीक है, ये हुआ जर्नलिस्ट। और स्क्रिप्ट राइटर, जर्नलिज्म का जो है पढ़ाई हम भी किए हुए थे दिल्ली में जब थे तो, और पत्रकारिता वाले में कुछ दिन मैंने जॉब भी किया था, तो उसकी जानकारी है मुझे। तो उसी में कैमरा कैसे चलाया जाता है वो हम लोग को बताया गया था, और भी बहुत सारा अलग चीज़ सिखाया जाता है। तो सबसे पहली बार हम लोग आज तक का जो था वहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ पे आपका आतिफ असलम जो है, जो बहुत बड़ा गायक है, आतिफ असलम का नाम सुनेंगे, उसका प्रोग्राम था, उसी में हम लोग गए थे। तो हम लोग सीखने के लिए शनिवार को भेजा जाता था। और स्क्रिप्ट राइटर थे। स्क्रिप्ट राइटर किसको कहते हैं? पटकथा को। लिखिए इसका मीनिंग, स्क्रिप्ट राइटर, SCRIPT, स्क्रिप्ट, WRITR, स्क्रिप्ट राइटर मीन्स पटकथा लेखक। पटकथा लेखक।
स्क्रिप्ट राइटर किसको कहते हैं? हो गया। स्क्रिप्ट राइटर पटकथा लेखक। पटकथा लेखक किसको कहते हैं? सिनेमा के लिए जो लिखते हैं, यानी पट मतलब हुआ पर्दा, पर्दा के लिए जो कहानी लिखा जाएगा उसको पटकथा कहते हैं। अब मान लीजिए स्टोरी लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, इस 1 घंटा को हम यह कह सकते हैं कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, कहानी में खत्म 1-2 वाक्य में। लेकिन इसका पटकथा कैसे लिखाएगा? पटकथा इस तरह से लिखाएगा, एक बड़ा सा हॉल है, 4 पंखा चल रहा है, कैमरा लगा हुआ है, सबसे आगे बैठी हुई पिंकी बेवजह हंस रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ सीधे तन के बैठे हैं, लाल बेंच है, नीला बेंच है, आगे टेबल। ये पटकथा में हर एक सुख चीज को दिखाया जाता है और क्या डायलॉग बोल रहे हैं वो भी लिखा जाता है, तब पटकथा होगा, तब उसका सिनेमा बनेगा, तब उसका रिकॉर्डिंग होगा तब। तो पटकथा लेखक भी थे। और कहाँ के थे ये? पटना के थे, बिहार की राजधानी पटना के ये थे। और पटना यूनिवर्सिटी के ये विद्यार्थी रह चुके हैं। एल्यूमिनस लिखिए जरा इसका, ALUMNUS, एल्यूमिनस, ALUMNUS, एल्यूमिनस। एल्यूमिनस मतलब होता है पूर्व छात्र। जैसे आप लोग 10वां पास करके निकल जाइएगा तो आप लोग भी एल्यूमिनस बन जाइएगा। एल्यूमिनस मतलब पूर्व छात्र, जहां से वो पढ़ाई किए थे। तो पटना यूनिवर्सिटी के वो छात्र थे और हम भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। और अभी क्या है, अभी बिहार के जो है मेल टुडे एक पत्रकार, मेल टुडे जो एक अखबार निकलता है उसके वो पत्रकार हैं, ठीक है। और जो किसका डेली न्यूज़पेपर है? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे का नाम सुने हैं ना? इंडिया टुडे अखबार है, उसका आज तक चैनल है, उसी का चलते रहता है। और इंडिया टुडे का जो है मेल टुडे, वहां पर भी ये काम कर चुके हैं। फॉर्मली ए न्यूज एडिटर ऑफ द पटना एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, अखबार का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। उसमें भी वो काम कर चुके हैं। कौन? गिरधर झा। और इनका जो रिपोर्टिंग होता था एकदम ईमानदार होता था, सही होता था और बहुत अच्छा इनका ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते थे। और अलग अलग सब्जेक्ट पे इनका लिखा गया है। कई बार क्या होता है पीठ पत्रकारिता में कि हम पत्रकार में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लिए। बेंच नंबर 5 प्रियंका कुमारी खड़े हुए। स्ट्रिंग ऑपरेशन में क्या होता था, सबसे पहली बार जो स्ट्रिंग ऑपरेशन भारत में किया गया था वो था तूफान वाला, तूफान.com ऐसा कुछ था। उसने क्या किया था, एक नेता को घूस देते हुए छुपा करके कैमरा से, पेन में ही कैमरा था, कर लिया था स्ट्रिंग ऑपरेशन छुपा करके। और उसको जब दिखाया पूरा समाज में टीवी पर तो उसको जेल जाना पड़ा और मंत्री के पद से त्याग देना पड़ा। तो अब क्या करते हैं कई पत्रकार लोग, क्या करते हैं, ऐसा ही जो है कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिए छुपा करके। उसको तो पता है सबका नेताजी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। नेताजी मान लीजिए किसी से गलत संबंध है या अवैध संबंध है, उसका रिकॉर्ड बना लिए, या चोरी करते हुए कोई रिपोर्ट बना ली, या कुछ ऐसा बोलते हुए रिकॉर्ड कर लिए। अब उसको जो है पेपर में या टीवी में नहीं दिखाएगा। अब नेताजी को फोन करेगा कि देखिए नेताजी आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड आया है मेरे पास, कहिए तो इसको है सो कल चला दिया जाए रामायण महाभारत की तरह। नहीं 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 ऐसा मत करो, कितना होगा, कितना में बात होगा, चलो 6 करोड़ पे बात करते हैं। तो बोले अभी तो नेता बने ही हैं, अभी 6 करोड़ कहाँ से आएगा, अभी तो बने ही है मंत्री। ठीक है तो आपके कारण है 5 करोड़ हम कर देते हैं, 5 करोड़ लेकिन हो जाना चाहिए। तो 5 पेटी जो है कल उसके लिए हाजिर हो जाएगा। चालाक रिपोर्टर रहा तो उसको 5 करोड़ पहुंच जाता है घर पे। आप बुर्बक रहा तो उसको जान से भी हाथ धोना पड़ता है, जान से मारिए देगा। नेता का रिकॉर्ड किया तो नेता मरवाइए देता है उसको, तो ये भी होता है। तो लेकिन ये जो हमारे थे गिरधर झा, रिपोर्टिंग करते थे एकदम बहादुरी से, सही बात करते थे। हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करते थे तो सही चीज सही बात जो है बताना पड़ता था। सही बात अगर बता देंगे
और सही चीज अगर कह देंगे तो हो सकता है आपके दुश्मन भी बन जाएंगे। तो रिपोर्टर के सर पे जो है, गर्दन पे हमेशा तलवार लटका ही रहता है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग करते थे और आगे जा करके जो है द प्रेजेंट स्टोरी, ये जो स्टोरी हम देख रहे हैं लव डिफाइल्ड, ये पब्लिश हुआ था 1996 में। कब और किस में? हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम है, दिल्ली एडिशन यानी दिल्ली संस्करण में। जैसे हिंदुस्तान निकलता है ना, तो दरभंगा संस्करण हुआ, मधुबनी संस्करण हुआ, उसी तरह से दिल्ली संस्करण, जहां जिस जगह का होगा ना वहीं का वो न्यूज ज्यादा उसमें छापता है ताकि लोग उसको पढ़ें। तो वहीं पर 1996 में ये कहानी पब्लिश हुआ था। यदुवंशी जी खड़ा होइए। ये लव डिफाइल्ड जो स्टोरी जो है, खड़ा होइए, स्टैंड अप, टेल मी व्हेन डिड द लव डिफाइल्ड स्टोरी इज पब्लिश्ड। किस साल में लव डिफाइल्ड स्टोरी पब्लिश्ड हुआ था? कौन से साल में? आप बताइए। गुड, बैठ जाइए, आप खड़े रहिए। तो लव डिफाइल्ड जो है 1996 में हुआ था और इसका नाम था हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में, दिल्ली एडिशन में, दिल्ली में ये छपा था। हाँ, अब ये पूरा हुआ हमारा। विभूति झा जो है, क्या नाम है इनका? गिरधर झा। हाँ, गिरधर झा के बारे में हमने जाना कि पत्रकार से बहुत ज्ञानी आदमी थे। उनका अपना लाइफ स्टोरी वो शेयर किए हुए हैं। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होता हमारा। अभी अगर नहीं मानेंगे तो क्लास से आप बाहर जाएंगे। इफ आई बिकम एन IAS ऑफिसर डियरी आई विल मैरी यू। ये जो स्टोरी शुरुआत होता है बहुत ही रोमांटिक अंदाज में शुरुआत होता है, लेकिन उतना ही दुख भरा अंत भी होता है। और पश्चाताप के आंसू लेकर के जो है नायक जो है, हीरो जो है, रोते रहता है और पूरा वो रोते ही रहता है, जिंदगी भर पछताते रहता है। अब कहता है कि हे मेरी प्यारी, दो लोग साथ में हैं और कहती है अगर मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, आई विल मैरी यू। आई साउंडेड मेडियन एज ए क्लैस्प हर हैंड टाइटली। और यह कहते हुए जब मैं कह रहा था तो उसका हाथ मैंने कस के पकड़ रखा था। दो आदमी जब प्यार में रहते हैं तो हाथ आपको टच करना आम बात हो जाता है। She flashed her disarming स्माइल। और वो क्या करती है और ऐसा करके हाथ को कस के पकड़ती है और बोलती है, नायक बोलता है कि मैं अगर IAS ऑफिसर बनूंगा तो क्या करूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और हाथ को कस के पकड़ के ऐसा बोलता है। जैसे ही नायक ऐसा बोलता है तो नायिका जो होती है यह देख करके वो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, ऐसा चार्मिंग मुस्कान, एक ऐसा आकर्षक मुस्कान जो कभी भी आदमी का खत्म नहीं कर सकता, उसको देखे बिना कोई रह नहीं सकता है। जो मनमोहक मुस्कान, वो नायिका जो है एक मनमोहक मुस्कान देती है जिसको देख करके नायक जो है देखता ही रह जाता है। Put her other hand on mine, the gently said with a glint in her eyes। और उसने दूसरा हाथ भी मेरे हाथ पे रखा और कस करके बोला खुश होकर के और चमकती हुई आंखों से, एंड इफ फॉर सम रीजन यू डोंट देन आई विल मैरी यू। अब देखिए कितना समझदारी है, कितना प्रेम है दोनों में। IAS कहता है, वो लड़का कहता है, नायक कहता है कि अगर मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और दूसरी तरफ ये नायिका बोलती है कि अगर तुम IAS ऑफिसर नहीं बने ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तब देखिए दोनों में कितना प्रेम है कि दोनों वादा करते हैं। अब यहाँ पे हम रुकेंगे और इससे थोड़ी अलग हट के बात करेंगे। आमतौर पर क्या होता है, एक कोई भी लड़की रहती है उसको हमेशा जो है फ्लॉप या घटिया आदमी से प्यार नहीं होगा, खूब पैसे वाले से प्यार होगा, जो उसका खूब पैसा होना चाहिए। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, ये समाज का काला सच है। दूसरा, या सबसे आगे पढ़ने में तेज हो, उसी से प्यार होगा। तो ये आम बात है, ये सच बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से शर्त, मतलब असफल आदमी से कोई प्यार करना नहीं चाहेगा, या गरीब लड़की है उससे भी कोई प्यार नहीं करना चाहेगा, ये भी सत्य है। अगर लड़का खूब पैसे वाला हो और पढ़ा लिखा हो और सेट हो तो वो गरीब लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे वो अप्सरा क्यों ना हो, उसको भी एक बड़ा सा पैसा वाला ही घर चाहिए। ये भी हमारे समाज का काला सच है। तो यहाँ पे
दोनों का बाउंडेशन कितना अच्छा है। वो कहता है कि अगर हम आयस बनेंगे तो तुमसे शादी कर लेंगे, और अगर तुम नहीं बन पाए तो हम शादी कर लेंगे। तो ये पता चलता है इस लाइन से इन दोनों में बहुत ही गहरा भरा प्रेम था। सीधा बैठिए रजत। इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर विट्टी टू द हिल, अंडरस्टैंडिंग टू फॉल। For 8 years we lived our lives together, becoming the process emotional anchor for each other. और इट वॉज सो टिपिकल, टिपिकल बोलते हैं बहुत ज्यादा कठिनाई भरा, बोलते नहीं कि बड़ा टिपिकल सवाल आ गया है। टिपिकल मतलब कठिन और उलझा हुआ। बेंच नंबर 4 कुलदीप, और वो क्या नाम है, सीधा बैठिए। कहते बहुत ज्यादा उसका टिपिकल जो है वो क्या करती थी, बहुत ही हम तो उलझे हुए थे लेकिन वो क्या थी, सुलझी हुई थी, और हमारी हर एक गलती को क्या करती थी, समझती थी, और हमारे हर एक गलती को समझ करके भी माफ कर देती थी। आमतौर पर क्या होता है कि जब दो पेड़ रहते हैं, प्यार में लोग रहते हैं, तो गलतियां गिनाने लगते। शुरुआत में बहुत अच्छा रहा, 10-12 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना बाद तुम्हारा ये अच्छा नहीं तो तुम्हारा ये अच्छा नहीं, तुमसे ये नहीं होता, तुम मोटी हो गई, या तुम मोटा हो गए हो, तुम पतला हो गए हो, किसी काम के नहीं हो, आवारा हो गए हो, तुमसे कुछ नहीं होता है। 1000 शिकायत, मतलब प्यार से ज्यादा ढिसुम ढिसुम करते रहते हैं, उसी में समय बीतते चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलती वो समझ रही है, गलती वो समझ रही कि ये इसमें गलती है, गलती समझ करके भी उसको माफ कर देना, ये बड़े दिल वाले का काम होता है। आमतौर पर क्या होता है, गलती पता चल गया, उस गलती को लेकर के भर दिन में 100 बार उसको कहते कहते जब तक रोने धोने नहीं लगे या मुड़ी नीचा नहीं करे तब तक बोलते रहते हैं, उसको गिल्टी फील कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको गलती पता है, वो लड़का कह रहा है कि मेरी गलती उसको पता रहती है, लेकिन फिर भी क्या करती है, मेरी गलती को वो क्षमा कर देती है, भुला देती है। अब आगे कहता है कि हम लोग 8 साल जो है एक साथ रहे थे, 8 साल उन लोग रिलेशनशिप में रहे थे और एक साथ रहे थे। बिकेम इन द प्रोसेस इमोशनल एंकर फॉर ईच अदर, और एक भावनात्मक संबंध जो है एक दूसरे से जुड़ गया था। लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं जब बिना शादी के लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं, उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और बाहर में, बिहार में भी वैसे है बहुत जगह, लेकिन बिहार से बाहर दिल्ली में, बेंगलोर हो गया और भी सिटी सब में ये आम बात है। हम जब दिल्ली में थे तो एक भैया थे हमारे, उनका नाम नहीं खोलेंगे, भैया मतलब हमारे जान पहचान के लिए वो कॉलिंग भैया थे। तो उनका ये जमुई जो है आपका, जहाँ पे बंदूक का फैक्ट्री वगैरह है, अवैध तरीके से बनता, वहीं के वो थे। तो वहाँ वो थे राजपूत, ठीक है, और वहाँ पे दिल्ली में जब रहे तो उनको वहीं के कोई पंजाबी लड़की वगैरह से अफेयर हो गया। तो उनके साथ जो जब घर पे वगैरह गए बोलने के लिए कि ऐसे ऐसे है बात, वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, ऐसा नहीं था। फिर बाद में उनके जब वो नहीं माने तो एक साथ रहने लगे। हाल फिलहाल जो है सो 2023 है ना, तो 2015 में हम गए थे, 15 नहीं 18-19 में गए थे, तो वो भी साथ ही रह रहे थे और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनका, साथ ही रह रहे थे। तो लिव इन रिलेशनशिप में अभी भी लोग रहते हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है, नायक नायिका जो है 8 साल रह रहे हैं, और 8 साल रहने के बाद वी लाफ्ड, अब 8 साल में क्या होता है, वी लाफ्ड, और जब दोनों साथ थे तो क्या होता है, सब साथ, दोनों हम लोग साथ साथ हंसते थे, हम लोग साथ साथ रोते थे। वी फाउट, और हम लोग क्या करते थे, झगड़ते भी थे। मतलब जब प्यार में लोग रहेगा, साथ में रहेगा नायक नायिका, तो सब काम हो रहा है, हंसते भी थे, ऐसा नहीं कि हंसी रहे हैं। प्यार में जब जीवन में आता है तो ऐसा नहीं कि अब हंसना ही है, खुशी हो रहे हैं, मन ही मन लड्डू फूट रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें रोना भी पड़ता है। तो वो लोग साथ में रो भी रहे थे, और फाउट, लड़ाई भी हो रहा था, कई बार लड़ाई भी हुआ। एंड वी इनवेरिएबली किस्ड एंड पैच्ड अप, और एक दूसरे को आलिंगन भी किया, और फिर क्या किया, पैचअप भी हुआ, झगड़ा हुआ, झगड़ा के बाद फिर समझौता भी हुआ। तो ये कौन कह रहा है, नायक नायिका अपने जीवन का स्टोरी यहाँ पे बता रहे हैं। और यही सच्चाई है, अपने परिवार में भी, घर परिवार में भी है, झगड़ा होगा भाई बहन से, फिर अलग होंगे, फिर दोस्ती होगा, फिर समझौता होगा, फिर लड़ेंगे, फिर साथ साथ हंसेंगे। ये परिवार समाज का, एक मनुष्य का सामाजिक प्राणी में ये आम बात है। वी फाउट एंड वी वेयर मोर देन प्लेटोनिक लवर्स टेकिंग थिंग्स एज दे कैम, और हम लोग क्या करते थे, प्लेटोनिक लवर बोलते हैं जो बहुत ही अमरता भरा प्यार होता है, जैसे लैला मजनू हो गया, हीर रांझा हो गया, इस तरह के प्लेटोनिक लव करते हैं।
लवर बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो प्लेटोनिक लवर होता है इससे भी बड़ा प्यार है सो हम लोगों में था। सेपरेशन वाज द लास्ट थिंग ऑन माइंड्स एंड वी वेयर लेबल एज द मेड फॉर ईच अदर कपल हुज फॉर्मल अलायंस वाज ए फॉरनर कंक्लूजन। और हम दोनों में इतना ज्यादा प्यार था, हम लोग साथ मिलकर रहते थे कि क्या होता था कि हम लोग में जो आसपास के दोस्त थे, महीम थे, समाज के लोग थे, हम दोनों पर एक चिप्पी साट दिया था, लेबल साट दिया था। कोई कपड़ा फट जाता तो चिप्पी साट देते हैं, या किसी भी सामान पे एक चिप्पी सटा रहता है, स्टिकर कि इसका दाम ये है, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, वाटेवर जो भी। तो हम दोनों का जो संबंध था उस पर भी एक चिप्पी सटा हुआ था, क्या? मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर मतलब जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, और सबको यह यकीन था कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और इसमें यह भी था कि सेपरेशन यानी अलगाव, बिछुड़पन, जुदाई ये सबसे आखिरी बात थी, इसका बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। श्याम, घनश्याम सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, हाथ को आगे करिए, पीठ सीधा करिए। सेपरेशन जो था, अलगाव जो था, जुदाई था, ये हम लोग के जीवन में सबसे लास्ट बात था। अब आगे देखिए। Destiny, however, had other ideas faced with parental opposition and bellicose skill. अब यहाँ पे पहला पैराग्राफ में हम जाने कि नायक नायिका में प्रेम था, दोनों साथ साथ रहते थे, और ऐसा प्रेम था जो जिंदगी में कोई यकीन नहीं कर सकता था कि अलग हो। लेकिन समय बदला, और समय बदलते ही अब क्या हुआ, जीवन में नाटकीय परिवर्तन हुआ। और लेखक कह रहा है डेस्टिनी हाउएवर हैड अदर आइडिया, लेकिन भाग को कुछ और ही मंजूर था। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन भाग्य जो है पलट जाता है, जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। इसके बारे में हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे वो लिखे हैं, एक पोयम लिखे हैं, उसमें कहते हैं कि अगर मन का हुआ है तो अच्छा, नहीं मन का हुआ तो और भी अच्छा। अब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारा मन में हमारे ख्याल रहते हैं, मन में इच्छाएं रहती है कि ये पूरा हो जाना चाहिए। तो मन का अगर हो जाए ना तो अच्छा है, खुश हो जाइए। अगर न मन का नहीं हुआ है तो और भी ज्यादा खुश हो जाइए। तो कहिए कैसे खुश हो जाए, मेरा मन का इच्छा बात नहीं है, दुखी आप कहते हैं खुश हो जाने के लिए। नहीं, अगर कोई आपका मन का बात अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब भगवान का आपके लिए कुछ और अच्छा योजना है। ईश्वर में अगर आप विश्वास करते हैं तो इस आधार पर यह बात कही गई है कि मन का हुआ तो अच्छा, नहीं मन का हुआ तो और भी अच्छा। तो यहाँ पे डेस्टिनी जो है भाग को कुछ और मंजूर था। अब क्या हो रहा है, राइटर को जो है जैसे ही प्यार वगैरह बात होगा, हम शुरुआत में ही कह दिए थे 3 लोग हैं, समाज वाले को मिठाई चाहिए, माता पिता को अपना शान बट्टा करना है, पैसा गिनना है, और लड़की वाले को भी एक समस्या है, लड़का वाले को ये समस्या। तीनों लोग टकराते रहते हैं। जैसे ही ये नायक जो है बताने गया कि भाई हम 8 साल से साथ रह रहे हैं और हम लोग शादी करना चाहते हैं, तो फिर क्या हुआ, पेरेंटल ऑपोजिशन आ गया, माता पिता का विरोध शुरू हो गया। और ऐसा विरोध सबसे पहले माता पिता में माँ ही विरोध करेगी। पिताजी तो बेटे को ज्यादा नहीं कहेंगे, माँ सबसे ज्यादा बोलेगी कि तुम नालायक कहीं का, इतना तुमको पढ़ाई लिखाए यही करने के लिए, यही दिन देखने के लिए। अब बेटी हुई तो कलंकनी कुलक्षणी मेरा नाक कटा दिया, कोख में क्यों नहीं मार दिया उसी दिन। तुरंत में ये डायलॉग आम बात है, ये आम बात है, तुरंत मुंह पे फटाक से डाल दिया जाएगा, पूरा बात सुने ही नहीं सुने ही। अब आप कहिएगा उससे पहले ही ऐसे सारा मुंह पे इतना बड़ा लेवल लग गया कि आप कलंकनी बन चुके हैं। या फिर लड़के हैं तो आवारा का टैग पहले ही डाल दिया गया है, पूरा बात सुनेंगे, आवारा, लोफर, निकम्मा, नकारा, पता नहीं क्या कह सब, जो समाज का आम बात है। इसको पूरा जो है विरोध शुरू हो गया माता पिता की तरफ से, परिवार की तरफ से। और बेलिकुस क्वाइन, और बेलिकुस्किन मतलब हुआ इसके सगे संबंधी। माता पिता घर में तो कोलाहल मचा ही हुआ था कि भाई कैसे ये शादी कर लेगा, प्यार कर कैसे लिया बिना इजाजत की, इसको हिम्मत कैसे हुई, ये पसंद कैसे कर लिया। और इसके अलावा जो मामा जी होंगे, मौसी जी होंगे, सबको कानों कानों खबर फैल जाता है, तुरंत में फैल गया खबर। और वो लोग भी झगड़ा करना शुरू कर दिए, बाप रे देखिए तो शर्मा जी के बेटा का ये हाल है, शर्मा जी के बेटी का ये हाल है, ये कर दिया वो कर दिया। पूरा परिवार का आदमी जुट गया और झगड़ा शुरू हो गया नायक पे, सब दबाव बनाने लगा। झगड़ा हो सकता है पिटाई भी लग गया होगा, इसमें नहीं कहे हो, लेकिन पिटाई भी लग ही गया होगा, हो जाता है। अब I developed cold feet when it came to trying the knot with the girl I had so passionately loved.
अब यहाँ पे प्यार की सच्चाई खुलती है कि जब लोग प्यार में रहते तो लंबा लंबा डींग हाँकते हैं, हम तुम्हारे लिए है सो तारा तोड़ देंगे, हम तुम्हारे लिए है सो चांद पे चढ़ जाएंगे, तुम कहो तो हम आसमान का रुख बदल देंगे, हवा का दिशा बदल देंगे, नदी का धारा मोड़ देंगे, तुम कहो तो ब्लैब 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 क्या सब लोग बोलते रहते हैं, बड़ा बड़ा वादा करते रहते हैं, डिंग मारते रहेंगे। और जब डिसीजन लेने का वक्त आएगा तो कायर की तरह छुप जाएगा लड़का लोग बहुत छुप जाते हैं, कायर की तरह छुप जाएंगे। यहाँ भी यही हो रहा है राइटर के पास। जैसे ही माता पिता विरोध कर रहे हैं, जिससे वो 8 साल तक प्यार करता रहा, अब क्या हो रहा है, उसका हाथ पैर फूल रहा है डर के मारे, क्यों, माता पिता उसका विरोध कर रहे हैं और सगे संबंधी उससे झगड़ालू सगे संबंधी झगड़ा करने के लिए आतुर है। इसको देख करके क्या हुआ, उसका पैर हाथ सब फूलने लगा, ट्राइंग द नॉट, और उस समय पैर फूलने लगा जब उसको डिसीजन लेना था, उससे गठजोड़ करना था। नॉट मतलब होता है गठजोड़ बांधना, गठजोड़ मतलब कि उसे शादी का संबंध जब बनाना था, उसको एक डिसीजन, एक बहादुर की तरह एक डिसीजन लेना था कि जिस लड़की के साथ हम रहे 8 साल, उसके जीने मरने की कसमें खाए, और आज उसे शादी करके उसका वादा निभाने की बात थी, तो उसको माता पिता से डर लग रहा है और डरपोक कायर की तरह उसका पैर हाथ फूल रहा है। My early jibs at those who loved and parted when it came to the crunch started in my face as I cooked up the 1001 stews to snap my ties with her। अब कह रहा है कि उसका हाथ पैर फूल गया और वो जो डिसीजन लेना तो डिसीजन नहीं ले पाया। अब क्या हुआ, और इससे पहले, ये तो इस समय का घटना है, अब इससे पहले पीछे जाता है राइटर, लेखक नायक कहता है कि पुराने समय में क्या होता था कि हम लोग जब प्यार में थे और दूसरे लोग जब प्यार करते थे, झगड़ते थे और अलग हो जाते थे, तो हम उसको खूब चिढ़ाया करते थे कि देखो ना कैसा ये प्यार करने वाला है, साथ में रहता तब अलग हो गया है, और खूब इसका मजाक उड़ाया करता था। तब इसको खुद अपने आप पे शर्म लग रहा है कि हम जो अलग होंगे, ये जो क्रंच स्टार्ट किए हैं, अब हमारा भी लोग मजाक उड़ाएंगे, जैसे हम मजाक उड़ाते थे दूसरे के प्यार का, अब हम लोग भी अलग होंगे और साथ साथ नहीं मिल पाएंगे। जिस लोगों ने कुछ दिन पहले हमको कहा था कि मेड फॉर ईच अदर है, जब ये सुनेंगे कि हम लोग अलग होने वाले हैं, माता पिता के डर से हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो हमारा भी दोस्त सब क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आगे, having had an impartial assessment of my gray cells coupled with my inability to burn the midnight oil, I had already decided to spare the bureaucracy from myself, falling back upon journalism which my girlfriend always wanted me to pursue। अब कह रहा है कि नायिका, अब क्या हो रहा था, ये तो सिचुएशन हुआ, कोई डिसीजन उसका खत्म हो गया, भाग का जो मंजूर था वो किया, लेकिन यहाँ भाग का बहाना नहीं चलेगा, ये उसका कायरदापन था, डरपोकपन था, दब्बूपन था, जो डिसीजन नहीं ले पाया। अब ये राइटर कहता, नायक कहता है कि मुझ में अब वो सामर्थ्य नहीं रहा, मुझ में वो ताकत नहीं रहा कि मैं रात को तेल जला करके, मिडनाइट ऑयल मतलब होता है कि रात को देर रात तक जग के पढ़ाई करना, मेहनत करना, उसको मिडनाइट बर्न द मिडनाइट ऑयल एक मुहावरा है। तो रात भर जग करके मुझसे आईएएस का तैयारी करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस ब्यूरोक्रेसी को, ये जो आईएएस का नौकरी है उसको मैंने तैयारी करने का ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने खूब सोचा समझा, मेरे लिए इतना पढ़ाई करना, रात को मेहनत मैं नहीं कर सकता, तो मैंने उसको छोड़ दिया और फिर से मैं जर्नलिज्म करने लगा। जर्नलिज्म वही पत्रकारिता करने लगा, वही पत्रकारिता जिसको मेरी गर्लफ्रेंड जो है चाहती थी कि मैं एक जर्नलिज्म बनूं, ना कि आईएएस बनूं। आगे देखिए, ए ब्यूटी नेवर फेल्ड टू टर्न many heads, she was least conscious of her charms, which often made me realize that her real beauty was actually not visible to the naked eyes। यहाँ बहुत अच्छा बात कह रहा है राइटर, क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है, कहाँ गया, ए ब्यूटी हु नेवर फेल्ड, अब यहाँ पे फिर से नायिका का प्रशंसा कर रहा है, नायक हीरो प्रशंसा कर रहा है अपने हीरोइन का, हीरोइन मतलब नायिका, जो इस स्टोरी का वो नायिका है, वो कहती कि वो इतनी सुंदर थी, नेवर फेल टू टर्न मैनी हेड्स। अब यहाँ पे उसको सुंदरता का वर्णन हो रहा है कि नायिका इतनी सुंदर थी कि लोग उसको, आप बाहर जाएंगे क्या, आप सीधा बैठिए ना, वो इतनी सुंदर थी कि लोग उसको पीछे मुड़ मुड़ कर देखा करते थे, इतनी सुंदर थी। ओवरलुक्ड माइल्स, शी वाज लीस्ट कॉन्शियस ऑफ हर चार्म व्हिच ऑफन मेड, और
वो थी बहुत सुंदर, लोग उसको घूम घूम के पीछे मुड़ मुड़ कर देखा करते थे, लेकिन उसको अपनी सुंदरता का बिल्कुल भी भान नहीं था। और मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसकी जो सुंदरता थी, उसकी जो वास्तविक सुंदरता थी वो क्या थी, वो उससे भी सुंदर थी। एक होता है बाहरी सुंदरता, इसमें नाक आंख सब ठीक ठाक है, गोरा रंग है तो बहुत अच्छा है, इसको बाहरी सुंदरता कहते हैं। एक होता है अंदर की सुंदरता जो ज्यादा मायने रखती है। तो यहाँ राइटर कह रहा है कि बाहर से तो वो इतनी सुंदर थी कि लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे, और अंदर से वो इतनी सुंदर थी जितना का हम कल्पना भी नहीं करते थे। इस स्टोरी में जो है 3 पात्र हैं। एक है आपका लड़का जो गिरधर झा खुद है, दूसरा है उनकी लवर वो जो गर्ल्स है वो, एक तीसरा जो किरदार है उसके माता पिता का है। तो यहाँ दोनों का किरदार जो है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। लड़का जो पक्ष जो है यानी गिरधर झा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अरियल टाइप के हैं, बेढंगा टाइप के हैं, किसी भी चीज़ का सुरूर नहीं है, असभ्य टाइप का है, मुंह लंबा लंबा सा अजीब जैसा है, मुंह सुंदर भी नहीं है। दूसरी तरफ नायिका जो है बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है जो लोग मुड़ मुड़ के उसको देखते हैं, और बाहरी सुंदरता नहीं, किसी भी गलती को समझ लेना, गलती को समझ करके उसको माफ़ करने का एक जो मानवीय गुण होता है वो भी उसमें पाया जाता है। और हमेशा जो है क्या करना, किसी भी चीज़ में कम बोलना, गंभीरता से सोचना और गूढ़ता से सोचना। और अपने लड़के को जो है वो क्या करती रहती है, हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाती रहती है, आत्मविश्वास बढ़ाती रहती है। और दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो उसमें कोई भी ऐसा गुण नहीं होता है जिससे वो कहता भी है एक बार पूरे कहानी में कि मुझ में कोई भी ऐसा गुण नहीं था कि मुझे वो लड़की चाहे, मुझे वो लड़की अपने दिल में रखे। लेकिन बाद में जो है फिर भी वो मुझे चाहती थी, लेकिन मैं बेढंग और बेदब था अब, और किसी भी चीज़ का मुझे सरूर नहीं था। बेढंगा किसको बोलते हैं? बेढंगा बोलते हैं कि घर में कोई भाई बहन या कोई मिल जाते होंगे कि अगर स्कूल से घर गए हैं, बैग को कहाँ घुमा के फेंकेंगे पता नहीं है, अगले दिन सुबह में खोजेंगे कहाँ गया, हे भगवान मेरा बैग, मम्मी दीदी बहन कहाँ है मेरा पेन, काला पेन कहाँ चला गया, कपड़ा फिर कहीं फेंक दिए, नहाने वक्त फिर गमछा ढूंढ रहे हैं, कुछ मतलब ढंग नहीं है, बिछावन पे ऐसा लपेटा हुआ लगेगा 6 महीना तक गंदा झाड़ा नहीं गया है। फिर लोग जो है तकिया जब मोड़ मार के सर के जगह पर रखने पे कोना में लटक कर अब गिरने ही वाला है, इस स्थिति में रहेगा। और रूम में किताब कॉपी सब ऐसा फेंका रहेगा, लगेगा कि हाँ मनुष्य नहीं रह रहा है, किताब सब रह रहा है। और रात में जब सोने आया तो किताब को इसी तरह से ठेल ठाल के उधर गिरा दिया, मचोर मचार के यहाँ रख दिए कहीं टेबल पर भी इतना खड़ा हो गया गंदगी। सो तो गए, खाना बनाने गए, अगर हॉस्टल में है बेतरतीब तरीके से रह रहे हैं, कोई मतलब ये नहीं है, बिना गंजी पहने ही निकल गए विद्यालय या कॉलेज, कोई तरीका नहीं है, नहाए धोए नहीं, अपना बाले पानी ला के इस जेल से खड़ा कर लिए। इसको बेढंगा सबका ही, कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, जूता बांधना है कुछ मौजा लाल पीला, कुछ आधा पैर में कुछ पहन लिए, अजीब ढंग का उसका बिहेवियर रहता है। घर में खाना बना हुआ खा लिए, फिर रास्ते में कुछ मिला फिर कुछ खा लिए, किसी दिन कुछ खा ही नहीं रहे, रात तक भूखे ही हैं, कोई तरीका कोई सलीका नहीं। ये राइटर भी कुछ उसी तरह से है। और राइटर जो है बहुत ज़्यादा, अब जब लोगों में जब कमी होता है, गुण का जब अभाव होता है, तो लोग क्या करते हैं, उस गुण उस कमी को छुपाने के लिए तरह तरह से बड़ा बड़ा गप छोड़ते हैं, बड़बोलापन करते हैं। ये राइटर भी यही करता है, राइटर में कोई गुण नहीं है और उस गुण को अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है। और अब सोचती है कि ये तो नायिका जो है इसमें तो बहुत सारा गुण है, अब इसके कंपेयर में हमको कैसे खड़ा हो, तो अपना बड़ाई छाटने लगता है दोस्तों के सामने कि मैं बहुत बड़ा दयालु हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, फेंकते रहता है, लंबा लंबा डिंग मारते रहता है, पतंग उड़ाते रहता है। और जितना ही वो दोस्त सब उसको हूँ हाँ हाँ ठीक है 5-6 मिनट किया, फिर उसको समझ में आ जाता है कि हम जितना ही अपना बड़ाई कर रहे हैं उतना ही जल्दी खुद ही अपने आप को मूर्ख भी बना रहे हैं। ये भी उसको एहसास होता है जो राइटर यहाँ पे कहता है। और तीसरा जो पात्र है उसका परिवार का है। परिवार का पात्र जो है एज ए विलेन है या एज ए परीक्षा लेने वाला है, कि जहाँ पे एक तरफ जो है नायक जो है बड़ी बड़ी लंबी बातें कहता था कि हम लोगों में बहुत गहरा है प्यार है, सागर इतना गहरा प्यार है, कभी भी अलग नहीं होने वाला प्यार था,
जिंदगी बिताने वाला प्यार था। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि हम लोग अलग होंगे, कोई यकीन नहीं कर सकता था कि हम लोग मेड फॉर ईच अदर वाला जो टैग था वो हम लोग को लगाया था, वो हम लोग एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन गार्जियन के दबाव से, परिवार के दबाव से और झगड़ालू हमारे संबंधी जो थे उनके दबाव के कारण जो है मैंने जिसे मैं दिलो जान से चाहता था उसको मैंने त्याग कर दिया। परिवार के दबाव के सामने मैं झुक गया। मैं बिल्कुल, जब मुझे उससे शादी का बात करना था, गठजोड़ जोड़ना था, नॉट ए टाइम मतलब गठजोड़ जोड़ना, तो उस समय मैं पीछे हट गया, कायर और डरपोक की तरह मैं पीछे हट गया। यहाँ पे ये राइटर कह रहा है। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे कि IAS ऑफिसर बनेंगे तो आई विल मैरी यू, मतलब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और लड़की कहती है कि अगर तुम नहीं बन पाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यहाँ पे अब यहाँ भी सूझबूझ है इसका। एक आम लड़की क्या करेगी, IAS ऑफिसर बन गए तो दौड़े जा रहे हैं उसके पीछे, फोन किए जा रहे हैं 18 बार, नहीं है तब भी उसके साथ मिलने जा रहे हैं। और कहीं से IAS ऑफिसर नहीं बन गए, चपरासी बन गए, तो फिर कौन पूछ रहा है आपसे। वैसे चपरासी भी आजकल अच्छा कमाता है पैसा, सरकारी चपरासी बनना भी बहुत बड़ी बात है। सरकारी चपरासी भी जो है 40-50 हज़ार रुपया महीना कमा लेता है। ठीक है, तो चपरासी को बुरा मत मानिए, सरकारी अगर चपरासी है तो। कहने का मतलब ये है कि आमतौर पे लड़की जो है सफल लड़के को ही चाहती है। असफल अगर हो गया, 4 आना पैसा नहीं है जेब में, तो कोई सुंदरता काम नहीं आएगा। लेकिन ये लड़की की महानता है, वो साफ सबसी समय में कहती है कि अगर तुम नहीं भी बन पाए ना तो मैं तुमसे मैरी कर लूंगा। जाओ, ये हुआ इसका पहला यहाँ पे सूक्ष्मता। और दूसरी जाकर के क्या होता है, 8 साल साथ रहने के बाद दोनों में जो भी होता है ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। लड़ते झगड़ते हैं और फिर वो पैचअप करते हैं। और आगे जाकर क्या होता है, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। और एक दूसरे पेरेंटल अपोजिशन जो होता है, और बेलिकोस किन बोलते हैं, झगड़ालू संबंधी को। बेलिकोस मतलब झगड़ालू, BELICOS लिख लीजिए, BELICOS। बेलिकोस किन मतलब झगड़ालू संबंधी, जो झगड़ालू लोग होते हैं उसको बेलिकोस कहते हैं। और पुराना जो जॉब था जिसे मैं प्यार करता था, और आगे जाकर के जब मैंने देखा कि मैंने, लिख लीजिए बेलिकोस का, BELICOS, बेलिकोस, BELLICOS, बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स झगड़ालू। आप नहीं लिख रहे हैं, कॉपी खोलिए। बेलिकोस, कीन मतलब संबंधी, KIN, कीन मीन्स संबंधी। तो झगड़ालू संबंधी के दबाव के कारण मैंने क्या किया, जिससे मुझे गांठ बांधना था, संबंध जोड़ना था, उससे मैंने नाता तोड़ने का मन बना लिया। और my early gifts at those who loved and parted when it came to the crunch started in my face as I cooked up 1001 excuses to snap my ties with her। अब कह रहा है कि जब मुझे डिसीजन लेना था, कठिन पर जो समझदार आदमी होते हैं, जो बहादुर होते हैं, विपरीत परिस्थिति में अच्छा डिसीजन लेते हैं। क्रिकेट के मैदान में देखती हुएगा, जब 6 बॉल में 3 रन चाहिए तो अच्छा जो कप्तान रहता है 6 आदमी को बॉलर चुनता है, अब बॉल ऐसा फेंकता है कि उसको आउट कर देता है, रन नहीं बना देता। कठिन परिस्थिति में ही अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। उसी तरह से एक अच्छा इंसान का पहचान बुरे वक्त में ही पता चलता कि कैसे वो अपना डिसीजन ले पाता है। अब यहाँ पर जब इसको डिसीजन लेना था बुरा वक्त में, तो पूरी तरह से फेल हो जाता है और 1000 बहाना बनाता है, 1001 बहाना बनाता है, 1001 excuses, 1000 बहाने बनाता है ताकि उसको यह कहना पड़े, वह बहाना बना सके कि उसको जो है क्यों तुमसे संबंध तोड़ रहे हैं, इसका वो बहाना बना सके। आगे देखिए, having had an impartial assessment of gray cells coupled with and my inability to burn the midnight while I had already। अब इसमें कह रहा है कि ग्रे सेल बोलते हैं, हमारे ब्रेन में एक सेल होता है जो हमें निर्णय करने के लिए आपको प्रेरित करता है या बताता है, निर्णय करने के काबिल जो बनाता है हमारे सेल ब्रेन में, उसको ग्रे सेल बोलते हैं। तो ग्रे सेल जो है यानी मानसिक बुद्धि, मानसिक क्षमता को, राइटर को जब उसने अपना आकलन किया तो उसको पता चला कि मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं देर रात तक जग के एक IAS की तरह पढ़ाई कर सकूं। और इसलिए मैंने क्या किया, ये जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी,
नौकरशाही मतलब IAS ऑफिसर सब जो होता है, प्रशासनिक अधिकार जो बनता है वो, उस चीज का मैं तैयारी करने के लायक नहीं हूँ और मैं उसको छोड़ रहा हूँ। और फिर से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पत्रकारिता का पढ़ाई कर रहा हूँ, जिस 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 बात की का सपोर्ट या जिस बात का चाह जो है उसकी गर्लफ्रेंड भी रख रही थी। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को पढ़ने की इच्छा नहीं है, 10वां कर लिए, इंटर भी कर लिए, ग्रेजुएशन में झूठ होकर लगे हुए हैं, पढ़ने का मन था साइंस ले लिए हैं, आर्ट दोस्त हमारा साइंस लिया था तो हम भी साइंस ले लेते हैं देखा देखी में, या दोस्त ले लिया था आर्ट तो हम भी आर्ट ले लेते हैं, या कोई और अन्य कारण है। अब पढ़ने का मन था साइंस, आर्ट पढ़े तो कैसे मन लगेगा, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। या झूठों के ठग रहे हैं गार्जियन को, 2000 रुपया महीना या 500 रुपया ले रहे हैं और ट्यूशन में कोचिंग में भर रहे हैं, झूठे के जा रहे हैं साइकिल चला के हम अंग्रेजी सीखेंगे या कंप्यूटर सीखेंगे। अब झूठे का गार्जियन आए, कॉपी किताब खोल लिए, टिपटा टिपटा कीबोर्ड डीजे टाइप कंप्यूटर डीजे मशीन पढ़ के सुनाने लगे शाम को, कि गार्जियन समझेंगे कि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, या चित्र बनाने लगे कंप्यूटर का 3-4 बार। और लेकिन यहाँ पे राइटर क्या करता है, साफ साफ वो डिसीजन लेता है कि हमको ये चीज़ नहीं होगा, हमारा कितना बस है उतना ही तैयार करेंगे, हम जर्नलिज्म बन सकते हैं, IAS हमसे पढ़ाई वाला संभव नहीं है। यही डिसीजन आप लोग को भी लेना चाहिए अपने जीवन में कि हमसे ये काम होगा कि नहीं होगा, उसी के अनुसार से अपना डिसीजन। जिस हर एक धनुष का एक तान होता है, एक रस्सी की लंबाई होती है कि वो कितना दूर तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा सा धनुष बना लिया, छोड़े आकाश में चला गया दूसरे ग्रह पर, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक मनुष्य का एक एबिलिटी होता है, उसमें एक क्षमता होता है, और क्षमता सब में एक समान है, किस तरफ जाएगा, किस तरफ आपकी रुचि है वही करना चाहिए। यहाँ रुचि की बात की जा रही है। अब आगे देखिए, ए ब्यूटी हु नेवर फेल्ड टू टर्न मैनी हेड्स, शी वाज डिसकॉन्शियस ऑफ हर चार्म्स व्हिच ऑफन मेड मी रियलाइज दैट हर रियल ब्यूटी वाज एक्चुअली। ये सब कल पढ़ लिए थे क्या? अब देखिए कहता है कि एक ऐसी सुंदरता जो कभी भी लोगों को पीछे मुड़ने के लिए बार बार विवश करता था, और जिसे अपनी सुंदरता का बिल्कुल भी भान नहीं था। और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि उसकी जो सुंदरता थी वो उसको खुली आंख से नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि एक बाहरी सुंदरता को आप आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कितना सुंदर है या खराब है या भद्दा है, उसके साथ जब आप 5-10 मिनट या महीना 2-3 महीना साल भर गुजारिएगा तब उसका व्यवहार का पता चलेगा, और तभी आपको उसके बारे में सब कुछ पता भी चलेगा। जरा गेट बंद कर दिए तुम। तो यहाँ पर यह भी देखता है राइटर की, वो अपना उसकी प्रशंसा करता है नायिका की कि बाहर से सुंदर होने के बावजूद भी अंदर से वो इतनी सुंदर थी जिसका मुझे 8 साल में भी भान नहीं हुआ। हर सिंप्लिसिटी रैन कॉन्ट्रेरी टू द माई प्रोलिक्टिविटी ऑफ her doing this. Tall, boorish, and just sort of being called an anthropologist, my insection made me more valuable about my seemingly non-existent quality. The louder talked about my virtue, the fastest I made a fool of myself. यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे। इसमें कोई भी गुण नहीं था। नायिका जो थी वो सिंपल सी थी, सामान्य सी लड़की थी, साधारण सी लड़की थी, और ज्यादा और गूढ़ विषय वाली थी, हर एक चीज का चिंतन करती थी, मनन करती थी, सोचती थी, समझती थी। और मैं कैसा था? मैं एक लंबा सा था, बोरिश, बेढंगा सा था, और जस्ट सॉर्ट ऑफ बीइंग कॉल्ड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइट। अभी कितना बड़ा अपना बुराई कर रहा है राइटर, कह रहा है मैं ऐसा व्यक्ति था जिसपे जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो मानव विज्ञान पे सर्च करता है, खोपड़ी तोपड़ी सब पुराना जमाना का उखाड़ पुखाड़ के जो जांचते रहता है कि आदि मानव ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसके वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है उसके जांच का मैं विषय था, ऐसा बेढंगा मैं था। वो डॉक्टर भी मुझे जांचता, ऐसा था मैं, वो कह रहा है। माई इनसिक्योरिटी मेड मी मोर, और मेरी जो असुरक्षा थी, अब इसको यहाँ पे असुरक्षा क्यों थी? यहाँ पे आश्चर्य का बात है कि नायिका जो इसको बहुत चाहती है, बहुत प्रशंसा करती है, हमेशा उसका सपोर्ट करती है, उसकी गलतियों को क्षमा करती है, और गलती को समझने के बाद भी, नादानी को समझने के बाद भी, गलती करने के बाद भी इसको बार बार सपोर्ट करती है। और ये इनसिक्योर क्यों है? ये असुरक्षित क्यों है? असुरक्षित इसलिए है, हम अपने जीवन में भी ऐसा महसूस करते होंगे कि कोई आपके बगल में, चाहे कोई भी हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, कोई भी हो, अगर कोई बहुत सुंदर, हैंडसम या कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी अगर आपके बगल में बैठ गया है तो आप उस समय में असुरक्षित महसूस करते ही करते हो, चाहे बगल में बॉयज बैठा हो या बहुत सुंदर गर्ल्स बैठा हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको उस समय असुरक्षित का भावना महसूस होगा। क्यों होगा?
आप उस समय खुद कंपेरिजन करने लगते हैं कि मैं तो एकदम भद्दा सा नजर आ रहा हूँ, ये कितना अच्छा नजर आ रहा है। यही इनसिक्योरिटी की भावना नायक में भी था, और इसी के कारण जो है वो ज्यादा बकबक करता था, वाचाल बन गया था। वाचाल बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है, मितभाषी किसको बोलते हैं, जो कम बोलता है। तो ये बकबक करने वाला, और नायिका जो है कम बोलने वाली। द लॉर्डर आई टॉक, जितना मैं अपने बारे में ज्यादा बात करता था उतना ही तेजी से मैं अपने आप को मूर्ख भी बनाता जाता था। आगे, स्टिल सी, इतना सब होने के बावजूद भी, मेरे में हजार कमी होने के बावजूद भी, स्टिल सी वाज द ओनली हु अंडरस्टैंड मी, ओवरलुक माय शॉर्टकमिंग्स एंड मेड माय फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। कह रहा है मेरे में हजार कमियां थी, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में अगर कोई मुझे समझता था तो वही थी जो मुझे समझती थी और मेरी कमियों को नजरअंदाज करती थी और मुझे आत्मविश्वास बढ़ती थी। बहुत साल मैंने साथ रहा, माई रियलाइज माई लाइफ एज टोटली पैरन विथ हर। अब उसने क्या किया, वो अपना अंदाजा कह रहा है, उस समय की बात कर रहा है जब वो अलग हो गया था, और कहता है उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी जो है टोटली बैरन हो गई। बैरन मतलब होता है बंजर। बंजर वो उसको बोलते हैं जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, जैसे मरुस्थल का क्षेत्र हो गया। तो अपनी जिंदगी को कह रहा है कि उसके बिना मेरी जिंदगी जो है कई सालों तक बंजर भूमि की तरह हो गया, वीरान हो गया था। शी वॉज माई लाइफ फोर्स, माई स्पोर्ट्स, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड माई अल्टर ईगो। अब कह रहा है शी वॉज माई लाइफ फोर्स, वो मेरे जीवन की शक्ति थी। जीवन की शक्ति बोलते हैं जिससे आपको जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मेरे जीवन जीने की प्रेरणा थी। एंड माई अल्टर ईगो, और मेरा जो ईगो था, घमंड था। एंड ऑल इनटू वन, सबको वो समझने वाली थी। लिटिल वंडर आई फेल्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ बीइंग स्लाइस्ड ऑफ व्हेन आई डिसाइड टू से गुड बाय। अब जब माता पिता इसको बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं और ये डिसीजन ले लेता है, 1001 बहाने बनाता है, और जब वो डिसीजन लेता है कि अब कल जाकर उसको है सो गुड बाय कर देंगे या नाता तोड़ देंगे, तब वो लेखक को एहसास होता है कि मुझे उस समय ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से कोई हिस्सा जो है चाकू से काट करके अलग कर दिया गया हो। ब्लेड से अगर थोड़ा सा कट लग जाएगा तो कितना चिल्लाते हैं, मम्मी पापा हाय करने शुरू करते हैं। वो कह रहा है कि पूरा शरीर का एक अंग ही काट के हटा दिया गया, ऐसा उसको एहसास हो रहा है, और गुड बाय कहने के लिए वो जा रहा है। आगे, शी वाज वियरिंग, अब वो डिसीजन लेता है और उसको बुलाता है एक जगह। शी वाज वियरिंग ए कैनेडी येलो ड्रेस, माय फेवरेट, व्हेन आई कॉल हर फॉर द लास्ट टाइम। अब क्या करता है कि राइटर जो है, नायक जो है बुलाता है एक रेस्टोरेंट में अपनी नायिका को, और वो कैनरी, कैनरी का लिख लीजिए CANARY, कैनरी। कैनरी में हल्का पीला रंग का पक्षी, कैनरी CANARY, कैनरी। कैनरी मीन्स हल्का पीला रंग का पक्षी होता है, उसका मीनिंग, या हल्का पीला, दोनों मतलब होता है। CANARY, कैनरी, CANARY, कैन मीन्स हल्का पीला पक्षी। तो जब मैं डिसीजन लेता हूँ उसको बुलाऊंगा तो वो आती है, और वो क्या पहनी हुई है, एक हल्का पीला सा ड्रेस पहन के आई है, जो मेरा फेवरेट था, जो मेरा मनपसंद था। व्हेन आई कॉल्ड हर फॉर द लास्ट टाइम, जब मैंने आखिरी बार उसको बुलाया कि अब आखिरी बार उससे मिल करके गुड बाय कहना है। जिस रेस्टोरेंट में आई थी वो हल्का पीला ड्रेस पहन के आई थी। विथ मैरिड थॉट्स क्राउडिंग माई माइंड, आई एंटर्ड द रेस्टोरेंट विथ ट्रिपरेशन, रिहर्सिंग flimsy excuses, adding lachrymose sentimentality to my side of the story, so ingeniously laced with all kinds of mundane reason, ranging from caste, creed, culture, and language to sheer helplessness, my tragic flaw of character and our stormy future. अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सच्चा आदमी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता, हमेशा सच बोलता है, उसको कोई झूठ बोलने का कल्पना करना ही नहीं है। जो झूठा होता है क्या करेगा, हर एक बात का वो तरह तरह का कहानी बना लेता है, और उसको झूठ बोलने के लिए प्लान करना पड़ता है। उस दिन वो झूठ बोले थे तो 10 आदमी को कैसे वही झूठ बोलेंगे, तो उसको हर एक बार सोचना पड़ता है, दिमाग को उसको प्रेशर हमेशा रहता है झूठा आदमी को। लेकिन जो सच पे है उसको कोई चिंता नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। सच जो है हमारे मन की गहराई में पूरा दबा रहता है। जब झूठ बोलते हैं तो सच को बार बार दबाते हैं। सच बोलता है कि हम बाहर निकलेंगे, उसको दबा देता है झूठ, तो हम उसको दबाते रहते हैं बार बार, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, दुनिया को दिखा रहे हैं ऐसा। वही झूठ यहाँ पे लेखक के साथ हो रहा है कि ये तो झूठ बोल रहा था,
माता पिता के दबाव से वो डिसीजन ले रहा था। अब ये कह रहा है कि मेरे जब मैं रेस्टोरेंट जा रहा था मिलने के लिए आखिरी बार, तो मेरे दिमाग में 1000 तरह के विचार आ रहे थे। जब मैं रेस्टोरेंट जा रहा था तो तरह तरह से मैं प्लान कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था कि कैसे झूठ बोलेंगे, क्या सब बहाना बनाना है, ये सब कहेंगे उसको तो ये हमारा बात मान जाएगी। जैसे आपने कोई गलती की है, स्कूल कैंपस में कोई गलत काम कर दिए, खिड़की तोड़ दिए या बल्ब तोड़ दिया, कोई अपराध कर दिए, या गांव में घर में परिवार में कोई गलती कर दिया, पैसा चुरा लिए 1000 या 1 लाख कुछ भी, या सोना लेके भाग गए, बेच उच दिए, कुछ भी ऐसा अपराध आप कर लिए। अब उसके बाद मम्मी पापा का सामना करना पड़ेगा। 1000 बहाना वहाँ बना रहे हैं कि मेरा फीस जमा नहीं हुआ था, अब क्या कहेंगे, मैं बहुत गरीब था, मेरे मन में लालच आ गया, कुछ भी 1000 बहाना सोचे जा रहे हैं। और मम्मी पापा से जो मिलेंगे उससे पहले कितना तरह का झूठ मन में आते रहता है कि हम बोलेंगे तो हम पे यकीन हो जाए ऐसा। यही चीज यहाँ भी राइटर को हो रहा है कि यहाँ भी जो है तरह तरह से वो बहाना बना रहा है रेस्टोरेंट में इंटर करने से पहले, और उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। और वो सोच रहा था और झूठी कहानी लेकर के और आंखों में झूठा आंसू लेकर के जो है वो एंट्री किया, वही झूठा आदमी जो कभी यह बड़ा बड़ा दावा किया करता था कि हम जो है तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम एक होकर रहेंगे। अब वो क्या कर रहा है, झूठा कहानी बना रहा है और झूठा नकली आंसू लेकर के वो नकली आदमी इंटर कर रहा है इसमें, रेस्टोरेंट में। सो इंग्लिशली लेस विथ ऑल काइंड्स ऑफ मंडनेस रीजन, मंडेन रीजन बोलते हैं बिना सिर पैर का बहाना, बिना सिर पैर का बहाना। हम लोग हॉस्टल में थे तो शनिवार को अक्सर लोग बहाना बना लिया करते थे कि शनिवार को एप्लीकेशन लिख लिए, और हॉस्टल मैनेजर थे HM उसको बोलते थे हॉस्टल मैनेजर, तो सब अपना कुछ कुछ बहाना बनाता था कि भाई सर दर्द कर रहा है, तो कोई पेट दर्द कर रहा है, कोई लूज मौसम पेट खराब हो गया उसको। अब वो क्या बहाना बनाया कि मेरे नाक का बाल दर्द कर रहा है। एप्लीकेशन 2-3 बार उसका चल गया, नहीं सर लोग ध्यान दिए। तीसरे बार है सो कोई कह दिया सर देखिए ना ये कहता है नाक का बाल दर्द कर रहा है, इसलिए एक बार बोला कान का बाल दर्द कर रहा है, इसलिए जो हम है सो स्कूल नहीं जाएंगे। प्रिंसिपल सर पढ़ लिए, बोले ठीक है, जीप लेके आ गए। बोले कौन कौन बीमार, जैसे सब सिनेमा में देख रहा था हॉस्टल में, अब बहाना था उसका माथा दर्द तो सर दर्द तो पेट खराब ये वगैरह वगैरह। जैसे ही आए सब ऐसे बेड पे अपना नटंग करके सोना शुरू कर दिया, टीवी अपना चलिए रहा है, टीवी बंद करना भूल ही गया, उसमें ऐसे करके था खुल जाता था फिर बंद हो जाता था। तो वहाँ पे बगल में एक लड़का था जो बहुत बड़ा पढ़ाकू था, मुकेश नाम था, भर दिन पढ़ते ही रहता था, भर दिन पढ़ते रहता था, चश्मा लगा लिया था पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ता था, लेकिन नंबर उसको उतना खास नहीं आता होता था, पढ़ता बहुत था, भर दिन ऐसे पढ़ते रहता था। खैर जो भी, तो मुकेश को था पूरा मशहूर था पूरे स्कूल हॉस्टल में कि बहुत बड़ा पढ़ाकू, तो उसको सर कुछ नहीं बोले। तो सब बोल रहा था कि मुकेश जो है सो टीवी देख रहा था, भाई पढ़ रहा था, बोले सर अभी पढ़ने लगा है टीवी देख रहा था। सर यकीन नहीं किए, बोले ठीक है कौन कौन क्या बीमार हो, कुछ नहीं, सबको जीप में बैठा लिया, डॉक्टर के पास लेके चले गए। हाँ, पेट खराब वाला को पेट रोकने वाला दवा दिलवा दिए, पेट जिसको कब्ज हो गया था पेट खराब वाला दवा दिलवा दी कि पेट चलिए उसका, सर दर्द वाला को सर दर्द का बाम वाला दवा दिलवा दिए। उसके बाद उसमें से आधा तो वैसे ही हो गया, खाया तो ऐसी तबीयत खराब हो गया होगा। और जो पेट खराब था उस दिन शुक्रवार को बनता था मटन वगैरह सब बनता था और पनीर भी बनता था वेज वाले के लिए, तो बना। और उसको बोला कि 7 दिन तक हॉस्टल मैनेजर तो बोली 7 दिन तक इसको है सब मरगिला भात मार वगैरह दीजिए, चोखा दीजिए। 7 दिन तक उसको वही दिया गया। फिर दोबारा है सो कभी इसका पेट खराब हॉस्टल के जिंदगी लाइफ में भी नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो उसने कहा नहीं कि हमारा पेट खराब हुआ। अगर पेट खराब हुआ भी तो बाहर से वो दवा खा लिया, हॉस्टल में आज तक कभी नहीं लिखा। एक था वो कांख वाला बाल दर्द वाला बहाना, झूठा पूठा बहाना, बिना सिर पैर का बहाना। हमारा दोस्त अभी भी है साथ में है, नाम हम नहीं लेंगे। तो वो फिर उसको जो है ये जो घंटी बजाने वाला हथौड़ा होता था, हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे, बहुत हाई हॉस्टल था उस समय में जो है सो 500-600 फीस था। 2000 कब की 1998 में बोल रहे हैं, 500-600 फीस हॉस्टल प्लस स्कूल, बहुत ज़्यादा पैसा हुआ। खाना एकदम 1 नंबर बेस्ट खाना में कोई कमी नहीं। शाम में समोसा स्वीट सारा खाइए आराम से, सारा फैसिलिटी, खेलिए कूदिए, सब कुछ एकदम फैसिलिटी। उसमें जब कांख का बाल उसका दर्द करा था, हथौड़ी से उसको जो है मारना शुरू किए।
यहाँ मारे, कहाँ कहाँ नहीं मारे उसको, अभी भी उसको दर्द करिए रहा होगा, कहता है कि दर्द हो रहा है बार बार। तो उसको बहुते पीटे, खूब पीटे, लेकिन था भी वो बलिष्ठ था, तो बहुत मार खा भी लिया, लेकिन रोया तो यानी कि अंत में उसको रुला दिए सर, पीटे खूब उसको। तब उसका दोबारा इसका ज़िंदगी में कान का बाल दर्द किया, सर भी दर्द नहीं किया उसका, दोबारा वो भाग गया। तो यहाँ भी क्या कर रहा है लेखक, बिना सिर पैर का, क्या कभी किसी का नाक का बाल दर्द कर सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा ही राइटर भी यहाँ बहाना बना रहा है, बिना सिर पैर का बहाना बना रहा है। और रैंकिंग फ्रॉम कास्ट, और सोच क्या रहा है, तरह तरह का बहाना बना रहा है। क्या क्या बहाना बना रहा है? तरह तरह का बहाना। पहला बहाना कि हम लोग का जाति अलग है, दूसरा बहाना क्रीड अलग है, कल्चर अलग है, संस्कृति हम लोग का अलग है, रिवाज हम लोग का अलग है, भाषा तुम लोग कुछ अलग है। नहीं, भाषा भी अलग है। मान लो शादी हो जाएगा, तुम बोलोगी मैथिली, हम बोलेंगे अंग्रेजी, तुम्हारा बात ये नहीं समझेंगे, वह बात वो नहीं समझेंगे, कैसे होगा? तो झगड़ा ही हो जाएगा। तो भाषा की बहाना बना रहा है। और हेल्पलेसनेस, मजबूरी, सबसे बड़ा हथियार। संबंध जब तोड़ना होता है तो सबसे बड़ा हथियार यही, इमोशनल अत्याचार करने का। रोने धोना लगा लड़का सब या लड़की सब, दोनों हो सकता है कि मैं मजबूर हूँ, तो मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं एकदम ये था, मजबूर हो गया, तो मेरा कोई सहारा नहीं, हे भगवान, कुछ तरह तरह का मजबूरी दिखाना शुरू कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे माई ट्रेजिक फ्लो ऑफ कैरेक्टर एंड आवर स्टॉर्मी फ्यूचर, और इतना ही नहीं, वो उस नायिका को बता रहा था कि अगर हम लोगों में शादी हो गया तो तूफानी भविष्य हो जाएगा, यानी जिंदगी भर हम लोग में झगड़ा ही होता रहेगा। अब यहाँ पे रुकते हैं 1 मिनट और सोचते हैं और ये देखते हैं कि हम एक इंसान की तरह अगर सोचे थोड़ी देर के लिए, तो हमें यह पता चलता है कि जब आप लव कर रहे थे, अफेयर कर रहे थे, तब तो आपको नजर नहीं आ रहा था कि जाति, ना ही कल्चर, ना ही भाषा, ना ही रंग रूप, कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। और जब आज संबंध जोड़ने का बात है, तब तरह तरह का बहाना बना रहे हैं। इससे अच्छा यह है कि सबसे पहले आप यह डिसीजन ले लें कि मुझे ऐसा करना है कि नहीं करना है। ये हुआ 2 तरह का रवैया जो हमें एक इंसान को नहीं करना चाहिए, एक इंसान को, कैरेक्टर को खराब बनाता है। आगे अब इस सारा कहानी कह दिया, रेस्टोरेंट में बैठ के अपना कहानी कहा जा रहा है, राम कहानी कहा जा रहा है, 1001 बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है। और लड़की जो है उसको सुन रही है, सारा सुन रही है। अब यहाँ पे एक आम इंसान रहेगा, अगर एक 2 लोग सच्चा प्यार करते हैं, झूठा प्यार की बात नहीं, वासना रहित प्यार नहीं, जिसमें वासना हो और हमेशा बॉडी को टच करने का इसमें लगा रुआ, वो प्यार सच्चा नहीं होता है। एक होता है मानसिक प्रेम, होता है जिसमें लोग मन ही मन प्यार करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सच्चा वाला प्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर वैसा अगर रहेगा तो क्या होगा, अगर कोई अलग होने की बात करेगा तो आपको मन में बहुत दुख होगा। अगर सच्चा प्यार करते हैं तो माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, और आपको गुस्सा भी आएगा, अलग होने की बात करेगा तो गुस्सा आएगा, रोएंगे धोएंगे, ये सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति है। लेकिन ये लड़की क्या थी, ये बहुत ज़्यादा महान थी, सभ्य थी, सुशील थी और समझदार थी। वो एक बार भी वो गुस्सा नहीं करती है, एक बार भी उसमें नाराज नहीं होती है। और दूसरा कोई अगर रहता तो क्या करता, एक तमाचा घिस देती, नायिका वगैरह अगर रहती दूसरी कोई, तो बोलता है कि तुमको जब है उस समय जाति बंधन नहीं दिखाया, आज तुम्हें सो कहानी सुनाना है, लात उत मार के घुसा सब मारता है उसको, या गाली 1000 देता है। ये आम आदमी करता ही करता। लेकिन ये नायक कंप्लेन किया और शोड एनी इमोशन, कुछ भी उसके चेहरा पर इमोशन नहीं आया। जैसे मान ली किसी को आप राम कहानी सुनाएंगे या दुख भरा कहानी सुनाएंगे, तो थोड़ा देर बाद वो भी रोने लगेगा, या आप हंसने का बात करेंगे तो सचमुच में सामने वाला भी हंसने लगेगा। लेकिन इसके चेहरा पर कोई भी इमोशन नहीं था, और उल्टे गुस्सा करने के बजाय, नाराज होने के बजाय, थप्पड़ हाथ चलाने के बजाय, वो शांति से सुनती है सारा बात और कहती क्या है कि क्या मैं तुम्हारा बिल पे कर दूं, जो खाए होटल में, कहती कि बिल पे करने का। और आमतौर पर क्या होता है, इसका बिल कौन पे करेगा, इसको मार पीट करके गाली गलौज करके लोग निकल जाता है। वो कह रही है महानता उसका, एक अच्छाई जो यहाँ पे दिखा रहा है। वो कह रही क्या तुम्हारा बिल पे कर दे अगर राम कहानी तुम्हारा खत्म हो गया होगा तो। यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। अब लड़के को जो है और ज्यादा आश्चर्य लगता है कि मैं इतना ज्यादा बेकार आदमी, निकम्मा आदमी, 1001 बहाना बना के आऊं, और इसको ना गुस्सा आ रहा है ना दुख हो रहा है, उल्टे कह रही कि हम बिल पे करेंगे। See, I asked with my moist eyes and choked voice. I asked with my moist eyes and choked voice.
और मेरा जो है आंखों में जो है उतना देर से नकली आंसू था, लेकिन जब इसका ये राम कहानी सुनने के बाद जब देखा कि लड़की कह रही है बिल पे करेंगे, गुस्सा भी नहीं, मोमेंट मीन्स क्षण। अब जरा देखिए स्टोरी पर ध्यान रखिए कि राम कहानी सुनाता 1001 बहाना बनाता जाति बंधन संस्कृति का, और बिना कोई इमोशन का जो है नायिका कहती है क्या तुम्हारा मैं बिल पे कर दूं, और फिर ये जवाब क्या देती है, और वो जो नायिका होती है क्लैश माय हैंड, मेरे हाथ तक उसने जकड़ लिया दोनों हाथों से, और क्या कहा, हाउ कैन आई हैव कंप्लेंट्स एंड ए मैन, मैं उस आदमी से कैसे कोई शिकायत कर सकता हूँ, उस आदमी को मैं भला बुरा कैसे कह सकता हूँ जिस आदमी ने मुझे जिंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिया हो, इसने मेरे जीवन में वह लड़का या वह नायक जो मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ दी हों या खुशी के पल बिताए हों, उसके प्रति मैं कैसे शिकायत कर सकता हूँ। और होना भी यही चाहिए कि जो आदमी आपको जीवन में खुशी दे रहा हो या जिससे लोग प्यार करता है उससे कोई भी कंप्लेन कोई शिकायत होता ही नहीं है। आई थिंक इफ़ यू आर हैप्पी दिस वे, अब यहाँ पे कर रही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अलग होकर के ही खुश हो तो तुम अलग होकर के क्या करो, खुश हो जाओ। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, आई मिस नॉट टू फील हैप्पी, और मैं इतना ज़्यादा स्वार्थी या मतलबी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे खुशी में बाधा डालूं। कितना बड़ा महान बात बोल रही है। नॉर्मली ऐसा लोग नहीं करते हैं। कई जो अफेयर रहता है उसमें जो है रिच बॉय को पकड़ लिए, पुअर कोई गर्ल रही, अब खूब पैसा खर्च करा रहा है बॉय से, कंगाल बना दिया खर्च कराते कराते, जब पैसा खत्म बस बॉयज भी चेंज, अब दूसरा बॉयज पकड़ लिए। ये भी कई लोगों के अफेयर में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, वो बिल पे करने की बात की जा रही है और यहाँ भी उसकी महानता नजर आ रही है। That was the last I saw of her. I thought of inviting her to my wedding. अब यहाँ पे क्या होता है, इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट जो है आखिरी बार हुआ होता है जब मैं उसे देखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शाय था, शर्माया हुआ था और इस उधेड़ बुन में था कि मैं अपनी शादी, अब वो सब चला गया, होटल वाला कांड खत्म हो गया, शादी ठीक हो गया, शादी अब होने लगा लड़का का। तो लड़का जो है अब क्या करता है, इस उधेड़ बुन में सोच रहा है कि उसको बुलाएं कि नहीं बुलाएं, उसको अपने शादी में बुलाएं, इसको सोच सोच करके परेशान हो रहा होता है। और इतना ही नहीं, अपनी जो होने वाली पत्नी थी उसको अपने पिछले जीवन का जो कहानी था उसको भी वो नहीं बताता है एक भी शब्द। इसी बीच में क्या होता है कि वो जो नायिका रहती है उसके पापा का जो है ट्रांसफर हो जाता है। इसी बीच में मीन टाइम का लिख लीजिए, MEAN, मीन TIME टाइम, मीन टाइम, मीन टाइम, MEAN, मीन TIME टाइम। इसी बीच क्या होता है कि उसके पापा का भी ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह से उसके रोमांस का, प्यार का जो है अंत पूरी तरह से हो जाता है और उसका जीवन से वो सदा सदा चली जाती है। अब क्या होता है, My life for 8 years seemed dead until a phone call brought back cascade of nostalgic sentiment. अब कहता है कि पूरा शादी हो जाता है लड़के की, उसको शादी में नहीं बुलाता है और वो उसी बीच उसके पापा का ट्रांसफर हो जाता है, तो पूरा ही उसका कनेक्शन उससे टूट जाता है। और उस बीच शादी के बाद के 8 साल, शादी करने के बाद भी वो खुश नहीं रहता है और 8 साल तक जो है उसका जीवन ऐसा रहता है मानो कि वो जीवन जो है जी नहीं रहा है, बल्कि मरा हुआ कोई लाश हो या जिंदा कोई लाश हो जो अपना जिंदगी किसी तरह से जी रहा है। और तभी उसके जीवन में एक खुशी की एक कली खिलती है, तब जब उसको एक फोन कॉल आता है, फोन आता है। और हाँ, फोन के दूसरी तरफ वही थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहता था, बहुत ज़्यादा उसे पसंद करता था। यानी फोन के दूसरी तरफ फिर से वही कॉल आता है नायिका का, जिसका उसने 8 साल पहले जिसको रिजेक्ट किया था, उसने दूसरी शादी कर ली थी। वहां से दूसरे साइड सीधा हो गया पहले, दूसरी तरफ है सो एग्जैक्टली 2 years लेटर इनवाइटिंग मी टू हर वेडिंग रिसेप्शन। उधर से फोन करती है और एक दोस्त की तरह, एक अच्छा मनुष्य की तरह वो कहती है कि मेरी शादी ठीक हो रही है, तुम मेरी शादी में आना। कौन बुलाती है? नायिका बुलाती है। और ये क्या करता है बेशरम, शादी में बुलाता भी नहीं है,
अपने पुराना जन्म का बात भी नहीं अपनी पत्नी को बताता है, और उसके बाद जो है सुसारा कोई कनेक्शन मतलब कोई बातचीत करने का प्रयास भी नहीं करता है। ठीक है, ये हुआ। जबकि इसकी जब शादी ठीक होती है तो उसको फोन करती है कि तुम मेरे शादी में आना। जो एक मान लीजिए प्यार का संबंध टूट गया, ठीक है, मानव का तो संबंध रहता है, दोस्त का तो संबंध रहता है, तो वो भी बेढंगा तो अपने आप को पहले कह ही रहा था। इस सब कैरेक्टर से यहाँ पता चलता है कि लड़का वास्तव में बेकार शाही था। ठीक है, यानी एक कहावत नहीं है, बंदर के हाथ में क्या बोलते हैं, लंगूर के हाथ में अंगूर लगना, वैसी बात वहीं पर यहाँ नजर आ रहे हैं। अब इसको एहसास होता है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। कह रहा है कि मैं एहसास होता था, और कहता है कि मैं, और डिसीजन लेता है कि मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगा, और जाऊंगा, और वहां पे इस तरह जाऊंगा कि उस समय बिना पत्नी के जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी अगर रहेगी तो उस पर पहरा करेगी, तो बिना पत्नी के हम जाएंगे उससे मिलने के लिए, और शादी में जरूर हम भाग लेंगे। और जैसे ही वहां जाता है, ए शुक हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ मिलाना, इसी से हाथ मिलाते हैं, इसको शुक हैंड बोलते हैं। तो जैसे ही मैं गया तो उसने कहा, उसके हस्बैंड ने कहा, पति ने कहा, पति से रे हाथ बढ़ाया और मैंने उससे हाथ मिलाया। ए हैंडसम, वो जो व्यक्ति था जिससे शादी हुई तो उससे मिलाया, हाय हेलो हुआ, हाथ मिलाया। और एक हैंडसम किसको बोलते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, सब मिलता जुलता शब्द है, लेकिन सबका अलग अलग अर्थ है। ठीक है, ब्यूटी मतलब हुआ कि शारीरिक सुंदरता, नाक अच्छा, आंख बड़ा, ये सब, रंग गोरा या वटेवर, उसको ब्यूटी बोलते हैं। स्मार्ट बोलते हैं, उसका ब्यूटी से संबंध नहीं है, हर एक चीज में स्मार्ट बनना, यानी किसी चीज को कितना अच्छा तरीके से करना, उसको स्मार्टेस्ट बोलते हैं। हैंडसम बोलते हैं, सुंदर नहीं है, आकृति शरीर का सही नहीं है, नाक तक थोड़ा दबा ही हुआ, आंख छोटा ही है, लेकिन फिर भी जो है उसका बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छा है जो आपको आकर्षक कर दे, उसको हैंडसम बोलते हैं। तो हैंडसम कौन था, वो आईएएस ऑफिसर था। अब देखो वहां पे वो छोड़ के चला गया था डरपोक के मारे, और यहाँ पे उसको हाथ मिलवा रहा है, और उसका पति जो एक हैंडसम आईएएस ऑफिसर है उससे वो हाथ मिलाता है। एट हर रिसेप्शन बोलते हैं शादी के बाद जो होता है। शी फ्लैश्ड हर दिस आर्मली इंडियरिंग स्माइल, मीट माई हस्बैंड, आओ मेरे पति से मिलो। और वही मुस्कान, वही आकर्षक मुस्कान जो कभी वो मेरे लिए छोड़ा करती थी, बिखेरा करती थी, जिससे वैसा मुस्कान जिससे सबका दिल जीत लिया करती थी, जो किसी को भी घायल करने के लिए काबिल था, वो मुस्कान जब किस पे बिखर रही थी, अपने पति पे, जो कभी मेरे पर वो छोड़ा करती थी। हाउ स्ट्रेंज ही वांटेड टू बी। अब ये इसकी पत्नी जो मतलब एक्स गर्लफ्रेंड कह रही है कि देखिए कितना अजीब है ना, तुम जो है, ये हमारे पति जो हैं, ये बनना चाहते थे जर्नलिस्ट, बन गए हैं आईएएस, और तुम बनना चाहते थे आईएएस, बन गए हो जर्नलिस्ट। है ना कितना अजीब, जो कितना जिंदगी में कितना मोड़ आता है आगे। अब इतना हो गया, कितना खुशी से और मुस्कुराते हुए अब सारा बात कहती है और उसको अच्छा से मिलाती है। यह देख करके और भी उसको और भी अंदर से बहुत ज्यादा वो बुरा लग रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है उस लड़के को। यानी अगर हमें अच्छाई है, अच्छाई कहीं ना कहीं जो है आपको बुराई पे जीत उसका होता ही है। ये बुरा किया, स्वार्थी बन गया अपने काम के लिए, वो जो है तभी उतनी अच्छाई रखी, अच्छाई वो बनाती रही और अच्छा से उसको डिसिप्लिन से मिलाई भी। इससे उसको और भी शर्म हो रहा है कि हम कैसा घटिया आदमी थे जो हम इसके साथ ऐसा गलत व्यवहार किए। आगे, आई स्ट्रगल टू रिटेन माई प्लास्टर्ड ब्रेन व्हेन हर हबी टोल्ड मी। अब यहाँ पे क्या है, इसका मन बहुत ज्यादा दुखी, स्वार्थी और पश्चाताप हो रहा है, और ये चेहरे पे जो है नकली मुस्कान लिए हुआ था, जैसे लोग अंदर से दुखी हैं या बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है, और लोग पार्टी में चले गए तो सब ही कर रहा है, तब ही कर रहे हैं बेवजह। नकली मुस्कान जो होता है कि उसका साथ देने के लिए हम भी अपना हंस रहे हैं, वही हंसे जा रहा था तब से कि हम भी बहुत खुश हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ये कह रहा है कि वो जो नकली मुस्कान था, उस नकली मुस्कान को भी अब हम रखना मतलब मुश्किल हो रहा था कि हम नकली हंसे कैसे, वो हंसना भी मुश्किल हो रहा था। ये अब कह रहा है, आई वंडर व्हाई ऑन अर्थ डिड शी हैव टू लिव ए गाय लाइक यू। अब ये तो आगे बात है, इससे पहले क्या हुआ था, वो अब थैंक यू कह रहा है। कौन, उसका पति जो है आईएएस ऑफिसर जो है, इसको थैंक यू कह रहा है ये नायक को, कि मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि आपके जैसे लड़के को जो है मेरी धर्म पत्नी जो है क्यों छोड़ दी। Actually, I wonder why on the earth did she live to live a guy like you। गाय मतलब होता है लड़का, इसको गाय बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जैसे लड़के को भला
इतने अच्छे लड़के को जो है भला कोई कैसे छोड़ सकता है। अब फॉर ए वाइल इट लुक एज थ्रू आई हैड लॉस्ट ऑल रीजन टू लाइव। अब देखिए यहाँ पे कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है, कितना बड़ा रहस्य है यहाँ पे। यहाँ पे जो है लड़का क्या किया, प्यार का झूठा वादा किया, तोड़ा, शादी कर लिया, शादी में नहीं बुलाया, दिल भी उसको झूठा कहानी बनाए, 1001 झूठा बहाना बनाए। लड़की विपरीत में क्या कर रही है, उसकी अच्छाई भी है, और अपने पति को जो है बीते हुए जिंदगी का सारा बात वो बता देती है, और उस समय जो है इस तरह बताती है कि वहां पे उसको अपराधी घोषित नहीं करती है, उसमें अपने ही अपना उसका जो कलंक जो है अपने सर पे ले लेती है कि वो नहीं छोड़ा था बल्कि हम ही इसको छोड़ दिए थे, और पति को सारा बात बताती है। दूसरी तरफ क्या करता है, वो पत्नी से बात छुपाता है और पत्नी को शादी में लाता भी नहीं है। तो कितना बड़ा वो मक्का टाइप का इंसान या बेईमान झूठा टाइप का इंसान था वो। और ये बदले में सारा जो है अभी भी उसको निर्दोष साबित करती है, माफ कर देती है, और उसको अभी भी अच्छा इमेज जो है अपने पति के सामने रखती है। तो ये इसकी लड़की की मानता है। ये सब देख करके जो है क्या होता है, ये कहता है लेखक कि मुझे यह सब देख करके जो है ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में जीने का कोई रीजन बचा ही नहीं है। लोग जिंदगी जीते हैं बहुत तरह से, माता पिता के लिए, अपने लिए, किसी के प्यार में, किसी के करियर के लिए, किसी भविष्य के लिए। और यहाँ पे इसका ऐसा स्थिति, मरा हुआ स्थिति हो गया, कह रहा है कि मुझे जीने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। एंड यू हैड डिसीजन नॉट ओनली गिविंग मी ए क्लीन चिट, कह रहा है कि तुम्हें कोई झिझक नहीं हो रही है, उसने मुझे क्लीन चिट दे दिया, बल्कि उसने अपने हस्बैंड से यह भी कहा, अपने बीते दिनों की बात कही, और अपने भविष्य में जो शादी होने वाला उससे पहले ही सारा बात उसने बता दी। ये ईमानदारी को दिखाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज आई वॉज ओनली also ugly from within, and despite our 8 years of togetherness, her godness had not rubbed off on me in any way. अब ये शुरुआत में कहानी में कह रहा था ना कि मैं बेढंगा हूँ, लंबा हूँ, बदसूरत हूँ, झूठा प्रशंसा करता हूँ। अब ये फिर से वही बात कर रहा है कि मैं सिर्फ बाहर से देखने से ही कुरूप नहीं हूँ, भद्दा नहीं हूँ, बल्कि मैं अंदर से भी इतना ही गंदा और घटिया इंसान हूँ, जो उस आदमी को मैंने धोखा दिया हूँ, और जिसने हमेशा ईमानदारी बरती, जिसने हमें निर्दोष मुक्त किया, हमारे ऊपर कोई कलंक नहीं दिया। इसलिए उस अच्छाई से वो क्या होता है, इस कहानी में एक अच्छाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है, जो घटिया सा वो लड़का था। अब देखिए इसमें होमवर्क लिख लीजिए बच्चों।